Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about guidelines or principles of grievance handling. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर को डिस्कस किया था। उसके रिगार्डिंग हमने फिर डिस्कस किए थे ग्रीवेंस हैंडलिंग की स्ट्रैटेजीज़ को, जिसमें हमने दो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ा था, ओपन डोर पॉलिसी और आपका स्टेप लेटर प्रोसीजर। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे क्या गाइडलाइंस होती हैं और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग के। ठीक है, जो प्रोसीजर और हैंडलिंग है ग्रीवेंस का, वो वेरीज करेगा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। लेकिन जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली सेम रहते हैं। ठीक है, ग्रीवेंस हैंडल की जानी चाहिए फर्स्ट इंस्टेंस एट द लोएस्ट लेवल, मतलब जहाँ पर मोस्ट पॉसिबल हो। स्टार्टिंग में ही अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो वो जाकर आपका डिस्प्यूट नहीं बनता। डिस्प्यूट बनेगा तो क्या होगा, डिस्प्यूट बनेगा तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, मैनेजर के लिए भी अच्छा नहीं है, इवन एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो सके इसको सिंपली मैटर में इसको सॉर्ट आउट किया जाए, सेटल डाउन किया जाए। ठीक है, ये ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या क्या गाइडलाइन हो सकती हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका इन्वेस्टिगेट एंड हैंडल ईच एंड एवरी केस एज दो मे इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्प्यूट। हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है और हैंडल करना है ईच एंड एवरी केस जो इवेंचुअली रिजल्ट में बन सकता है आपका डिस्प्यूट। मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन है तो हमें सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ से प्रॉब्लम चली आई है, क्या परेशानी है। फिर हमें क्या करना है, हमें हैंडल करना है उस केस को। ठीक है, जिससे कि जो रिज़ल्ट बन सकता है बाद में जाकर डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट का फॉर्म ले सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट एंड हैंडल ईच एंड एवरी केस एज दो इट मे इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्प्यूट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गिव एम्प्लॉय अ फुल हियरिंग। हमें क्या करना चाहिए, जो एम्प्लॉय है जिसको डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, रिलेटेड टू उसके अपर हेड हो, सुपरवाइज़र हो, या आपस में, या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन के थ्रू उसकी ग्रीवेंस हो, तो हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉय को सुनना है जस्ट। तो गिव एम्प्लॉय अ फुल हियरिंग, मतलब उसको क्या परेशानी है, वो क्यों परेशान है, क्या कारण है और इसके डिससेटिस्फैक्शन का। तो ये भी एक गाइडलाइन है, एक प्रिंसिपल है आपका ग्रीवेंस को हैंडल करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इन्फोर्स एग्रीमेंट्स इन द ट्रू स्पिरिट एंड एंश्योर यूनियंस आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन एलिजिबली वायलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है do not by action or inaction cause the employer the union to default on their compliance with any contractual obligation। ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, do not by action or inaction cause the employer the union to default on their compliance with any contractual obligation। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका डोंट डिनाई द ग्रीवेंस फॉर रीज़न ऑफ नॉन कंप्लाइंस। हमें क्या करना है, हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, डिनाई नहीं करना है ग्रीवेंस को, जो किस रीज़न के लिए हो रही है, आपकी नॉन कंप्लाइंस की। ठीक है, फिर आपका आता है डोंट आर्ग्यू द मैरिट्स द ग्रीवेंस फर्स्ट इफ द ग्रीवेंस इज यूनिट एंटीमेली। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें आर्ग्यू नहीं करना है मैरिट्स के साथ, क्योंकि ग्रीवेंस पहले आती हैं। ठीक, डोंट अप्लाई ग्रीवेंस रेमेडी टू एन इम्प्रॉपर ग्रीवेंस, मतलब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर मतलब एक इमेजिनरी ग्रीवेंस है। ठीक है, कोई फैक्चुअली नहीं है, इमेजिनरी है, जस्ट जो एम्प्लॉई है वो अपने मन में इमेजिन कर रहा है कि उसके साथ
कंपनी में सही व्यवहार नहीं हो रहा या वो डिससेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमें कोई भी उस फॉर्म में ग्रीवेंस रेमेडी को अप्लाई नहीं करना चाहिए जहाँ पर इम्प्रॉपर ग्रीवेंस हो, यानी कि पहले उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, तब जाके उस केस को हैंडल किया जाए अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ है तो। ठीक है, फिर आता है डोंट अज्यूम अ जुडिशियल और आर्बिट्रल रूल। ठीक है, कोई ऐसा रूल अज्यूम ना करें कि जुडिशियल होगा या आर्बिट्रल रूल होगा, मतलब पहले उसकी मैटर की जांच पड़ताल कर ली जाए, पहले देखा जाए प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो ग्रीवेंस है आपका इम्प्रॉपर है। ठीक है, फिर डोंट होल्ड बैक द रेमेडी, don't hold back the remedy if the organization is wrong and apply the remedy to the person wrong। मतलब हमें क्या करना है, हमें होल्ड बैक नहीं करना है उस रेमेडी को। अगर ऑर्गेनाइजेशन गलत है और अप्लाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशन किसी गलत पर्सन पे वो रेमेडी, ठीक है, उस सिचुएशन में डोंट होल्ड बैक द रेमेडी इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रॉन्ग, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। ठीक, फिर नेक्स्ट डोंट परमिट मिसकंडक्ट ऑफ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें परमिशन नहीं देनी चाहिए किसी भी तरीके के मिसकंडक्ट की। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जो यूनियन लीडर्स होते हैं, कभी कभी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव यूनियन लीडर हैं, अपनी जो गलत होती हैं उनकी, मतलब जो रॉन्ग होती हैं ग्रीवेंसेस, उनको लेकर आते हैं, तो हमें उनको परमिट नहीं करना चाहिए कि वो अपने यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का मिसकंडक्ट करें। ठीक है, तो डोंट परमिट मिसकंडक्ट ऑफ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एडमिट एरर्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगर कहीं कुछ गलती है, कहीं एरर है, तो उस एरर को हमें एडमिट करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग हमें करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल्स। डोंट फेल टू कीप एम्प्लॉयज इन्फॉर्म्ड एज टू वेयर दे स्टैंड। ये हमें बताना चाहिए एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि कहाँ वो लोग स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके गाइडलाइंस। और फिर जो प्रोसीजर होता है हैंडलिंग का ग्रीवेंस का, वो आपका वेरी हो सकता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकली सेम होते हैं। ग्रीवेंस को हम हैंडल कर सकते हैं फर्स्ट स्टेंस में एट द लोएस्ट लेवल। ठीक है, ग्रीवेंस के बारे में आपके बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये भी दिया हुआ है आपके गाइडलाइंस के रिगार्डिंग में। For the purpose of handling grievance efficiently, it is necessary to find and analyze the grievance of the subordinates। अगर ग्रीवेंस फाउंड हो जाती है कि जेन्युइन है, रियल है, तो उस सिचुएशन में जो आपके करेक्टिव एक्शन होंगे ना, वो आसानी से ले लिए जाएंगे और तुरंत ले लिए जाएंगे अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए। लेकिन अगर ग्रीवेंस आपकी अराइज होती है ड्यू टू इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ग्रीवेंस रियल है या नहीं है। तो डोंट अप्लाई ग्रीवेंस रेमेडी टू एन इम्प्रॉपर ग्रीवेंस। तो अगर आपकी ग्रीवेंस अराइज हो रही है ड्यू टू इमेजिनेशन और डिस्टर्ब्ड फ्रेम ऑफ माइंड वर्कर, तो ये नेसेसरी है कि हम एक्सप्लेन करें उसको, क्लियर अप करें मैटर को। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आ जाता है, गिव एम्प्लॉय अ फुल हियरिंग। ठीक है, अगर हम डीलिंग कर रहे हैं ग्रीवेंस के साथ और इसके कॉज आपके डायग्नोस्ड होने चाहिए कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसके। फिर उसके बाद में जब ग्रीवेंस एक्सप्रेशन के द्वारा नहीं हो रही सबऑर्डिनेट की, तो ये मैनेजर की जॉब है। तो उस सिचुएशन में क्या रोल प्ले करता है, मैनेजर का रोल प्ले करता है कि वो डिटेक्ट करे उन पॉसिबल ग्रीवेंसेस को और उसके कॉजेस को। जो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेगा वो रियलाइज़ कर सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीवेंसेस, क्योंकि हाई लेबर टर्नओवर, हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज्म होगा सिचुएशन में, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। जो एम्प्लॉय है अगर डिससेटिस्फाइड है ना ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो छुट्टियां लेगा, एब्सेंटीज्म करेगा और पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा।
तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करें होती जाएंगी और जो कारण है ग्रीवेंस का वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा अगर हमने शुरू में ही उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया और हैंडल नहीं किया ईच एंड एवरी केस पर, ठीक है। और जो कंप्लेंट दे रहा है जो एम्प्लॉय है डिससेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग में, तो हमें एक पेशेंस हियरिंग भी होनी चाहिए। हम उसको पेशेंसली उसकी बात को सुने और उसको अलाउ करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे कंप्लीट वे में। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें द मैनेजमेंट मस्ट शो इट्स एंजाइटी टू रिमूव द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। तो अगर ग्रीवेंस रियल है और इसके कॉजेज नोन हैं तो अटेम्प्ट करना चाहिए उन मेजर्स को जिससे हम रिमूव कर सकें उस कॉज को। अगर ग्रीवेंस आपका इमेजिनरी है और अनफाउंडेड है तो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू काउंसिल द वर्कर्स। तो सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें वर्कर को की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग ये रहे आपके। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट एंड हैंडल ईच एंड एवरी केस, फिर आपका गिव एम्प्लॉई अ फुल हियरिंग, एनफोर्स एग्रीमेंट इन द ट्रू स्पिरिट एंड एंश्योर यूनियंस, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस allegedly violated, do not by actions or inaction cause the employer, the union to default on their compliance with any contractual obligation, don't deny the grievance for reason of non-compliance, don't argue the merits the grievance first if the grievance is ultimately, don't apply grievance remedy to an improper grievance, ठीक है। ये थे आपके सारे ग्रीवेंसेस का गाइडलाइंस और ये रहा इसका नीचे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।